हाँ जी, हेलो एवरीवन, नमस्कार सबनों। सुखीजा ट्यूशन्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम अपना जो मेन टॉपिक है जो इस यूनिट का, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मतलब सोच लीजिए आपके 3 से 4 नंबर अगर पेपर में आता है क्वेश्चन स्टैटिक्स में जो भी पोर्शन आएगा तो इसमें श्योर है कि वो अटेम्प्ट होगा ही होगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। कहते जब MB, BE और FD स्टैटिक्स मतलब मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डायराक, मैं इसको बार बार इतना बड़ा नाम नहीं बोलूँगी, जस्ट MB, BE और FD स्टैटिक्स बोलूँगी। क्लियर? ठीक है जी। तो MB स्टैटिक्स, BE स्टैटिक्स और FD स्टैटिक्स, इसमें हम कौन कौन सी अजम्पशन मान के चलते हैं? ठीक है जी, इसमें कौन कौन सी अजम्पशन मान के चलते हैं हम? फर्स्ट हमारे पास है, कहते हैं पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल एंड डिफरेंट। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, मीन्स हम उनको पहचान सकते हैं और एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट है। BE स्टैटिक्स में क्या है, कहते हैं पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल। ठीक है, पार्टिकल एक जैसे हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है अलग से, सब एक जैसे दिखते होंगे। और FD स्टैटिक्स उसमें भी वैसे ही है, इनडिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है, कहते हैं अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस सेल। अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस सेल मतलब जो फेस स्पेस सेल ले रहे हैं MB स्टैटिक्स में, कहते उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कहते कैन बी स्मॉल और इवन ज़ीरो। कहते या तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो सकता है और या क्या हो सकता है, अप्रोचेस टू ज़ीरो भी हो सकता है। जो फेस स्पेस सेल है MB स्टैटिक्स में जो फेस स्पेस सेल है उसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम है, कहते कम, बहुत ही कम होगा और इवन ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है जी। और BE और FD स्टैटिक्स में क्या है, कहते अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस सेल कांट लेस देन H³ या H0³। ठीक है, कांट लेस देन H0³। ठीक है, BE और FD, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डायराक स्टैटिक्स में हमारे पास जो फेस स्पेस सेल्स हैं, ठीक है, जो फेस स्पेस सेल है, एक सेल कम से कम भी हमारे पास H0³ के इक्वल होना ही चाहिए। ठीक है जी, कम से कम भी हमारे पास H0³ के इक्वल होना चाहिए, इससे कम नहीं ले सकते हम। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, कहते NI/GI मीन्स ऑक्यूपेशन इंडेक्स है, वो क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, और BE स्टैटिक्स में क्या है हमारे पास, जो NI/GI मतलब ऑक्यूपेशन इंडेक्स है, या तो वो 1 के कंपेरेबल है या क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है जी, या तो कंपेरेबल है मीन्स जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, या फिर हमारे पास क्या होगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ सेल्स के। ठीक है, और इसमें क्या है, NI/GI ऑक्यूपेशन इंडेक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स कि जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं वो हमेशा ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है जी। देखो MB में और BE में, ठीक है, MB और BE में हमारे पास MB में क्या है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज़्यादा, कम होने चाहिए। ठीक है, वो क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, नहीं सॉरी, ज़्यादा होने चाहिए। नंबर ऑफ़ सेल्स क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए MB स्टैटिक्स में। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ठीक है, और जो BE स्टैटिक्स है उसमें क्या है, या तो एक दूसरे के बिल्कुल कंपेरेबल हो, मतलब इक्वल हो, सेल्स और पार्टिकल्स इक्वल हो। और इसमें जो FD स्टैटिक्स है उसमें हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ़ सेल्स है वो हमेशा ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के, नहीं तो हमारे पास कोई भी पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं आ पाएगा। ठीक है, और इसको हम अच्छे से इसको एक एग्जांपल लेके भी स्टडी करेंगे। ठीक है, कि क्यों नंबर ऑफ़ जो सेल्स है वो ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहते हैं डजंट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो MB स्टैटिक्स है उसमें हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं ओबे करता। ठीक है, इसमें भी नहीं करता।
बीई में भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस में हमारे पास ओबे करता है, एफडी स्टैटिक्स में फॉलो करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस स्टैटिक्स में हमारे पास फॉलो करता है या किस में ओबे होता है, ओनली एफडी स्टैटिक्स में। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, कहते एक सेल में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं रह सकता। ठीक है, जब हम कह सकते हैं कि 2 पार्टिकल्स एक सेल में नहीं आ सकते। क्लियर, ठीक है जी। और हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहते एनी एम्बी स्टैटिक्स में क्या है, कहते एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई फेस स्पेस सेल। कहते कितने मर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फेस स्पेस सेल को क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, कहते इसमें भी हमारे पास यही है, बी स्टैटिक्स में भी यही है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फेस स्पेस सेल में आ सकते हैं। बट इसमें एफडी स्टैटिक्स में क्या है, कहते फेस स्पेस सेल कांट कंटेन मोर देन 1 पार्टिकल। ये किसके अकॉर्डिंग है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सेल में, एक फेस स्पेस सेल में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं आ सकता एफडी स्टैटिक्स में। क्लियर, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एम्बी स्टैटिक्स है वो किन पार्टिकल्स के ऊपर लगती है, बीई स्टैटिक्स किन पार्टिकल्स के ऊपर लगती है और एफडी स्टैटिक्स किन पार्टिकल्स के ऊपर लगती है। ठीक है जी, तो इसको बहुत ध्यान से, इसको बस मतलब हमने याद कर लेना है, बिल्कुल रट्टा लगा लेना है। ठीक है, तो कहते हैं जो एम्बी स्टैटिक्स है वो किसके ऊपर अप्लाई होती है, कहते हैं अप्लाइज टू कॉमन गैसेस और अप्लाइज टू कॉमन गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो भी गैसेस होती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो भी गैसेस होती हैं उन सभी के ऊपर एम्बी स्टैटिक्स अप्लाई होती है। ठीक है जी, बोस आइंस्टाइन बीई स्टैटिक्स। ठीक है, बोस आइंस्टाइन से हमें क्लियर हो रहा है कि ये किसके ऊपर अप्लाई होगी, बोसॉन्स के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है जी, और जो एफडी है वो एफडी ऑब्वियसली फर्मी ट्रैक है, मतलब वो फर्मिओन्स के ऊपर हमारे पास अप्लाई होगी। क्लियर, ठीक है। तो जो बोसॉन्स होते हैं, इसका हमें एक चीज़ याद रखनी, क्या याद रखना है कि जो बोसॉन्स होते हैं इनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है, हाफ इंटेग्रल होती है। ठीक है जी, सॉरी इंटेग्रल होती है। बोसॉन्स की जो फर्मिओन्स होते हैं उनकी क्या होती है, हाफ इंटेग्रल होती है। बोसॉन्स की स्पिन क्या होती है, इंटेग्रल होती है, और जो फर्मिओन्स होते हैं उनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है, हाफ इंटेग्रल होती है। बोसॉन्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं, जैसे फोटॉन्स, इसकी स्पिन होती है 1। ठीक है, और के और पाई मेसॉन्स आते हैं, इनकी स्पिन होती है 0। ठीक है, या फोटॉन्स, ठीक है, इनकी स्पिन भी क्या होती है, इंटेग्रल स्पिन होती है। और या फिर इस तरह के एटम्स जैसे हीलियम 2He4 वाला, इनके ऊपर हमारे पास क्या होती है, इनकी सभी की स्पिन क्या होती है, इंटेग्रल स्पिन होती है। ठीक है, इन सभी की स्पिन क्या होती है, इंटेग्रल होती है, और इनके ऊपर हमारे पास बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स ही अप्लाई होती है। क्लियर, ठीक है जी। अब है एफडी स्टैटिक्स। एफडी स्टैटिक्स किसके ऊपर अप्लाई होती है, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और 2He3 जैसे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन सभी की जो हमारे पास स्पिन होती है वो क्या होती है, हाफ इंटेग्रल होती है। ठीक है जी, इन सभी की जो स्पिन होती है वो हमारे पास क्या होती है, हाफ इंटेग्रल होती है। क्लियर, इस जो ये वाली चीज़ है एमबी, बीई और एफडी, सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो बीई स्टैटिक्स है वो किन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है, या इनमें से कोई भी एग्जांपल भी पूछ सकते हैं आपको सीधे। ठीक है, और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी स्पिन, कैसी स्पिन होनी चाहिए पार्टिकल की। ठीक है, या आपको बोल दें कि मान लो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, इनकी स्पिन ऐसी ऐसी है और आप बताइए इनके ऊपर कौन सी स्टैटिक्स अप्लाई होगी। ठीक है, या इनमें से कौन से स्टैटिक्स में ये वाले पार्टिकल्स इसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो इन जो हमारे पास जो एमबी तो हमें नॉर्मली है, सिंपल है, बट जो बीई एफडी है इसमें हमें लर्न करना है, आसान है, कुछ भी नहीं है खास। देखिए बोसॉन्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आ रहे हैं, फोटॉन्स लाइट वाले। ठीक है, और के और पाई मेसॉन्स भी, और जो हीलियम सीधा आता है 2He4 वाला उसके ऊपर। ठीक है, फर्मिओन्स में कैसे कि जैसे मान लो आपके पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना, ये वाले पार्टिकल, और जो 2He3 वाले। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पास फोटोन गैस है और एक इलेक्ट्रॉन गैस है, तो फोटोन गैस और इलेक्ट्रॉन गैस में से किसके ऊपर बोस आइंस्टाइन अप्लाई होगी, तो किसके ऊपर अप्लाई होगी, फोटोन गैस के ऊपर ही अप्लाई होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपको इन द टर्म ऑफ गैस भी पूछ सकते हैं। क्लियर,
ठीक है जी। तो इसको क्या करना, हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है कि किन पार्टिकल्स के ऊपर कौन सी स्टैटिक सप्लाई होती है, या बोस आइंस्टाइन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पिन होती है वो कैसी होती है, और एफडी स्टैटिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पिन कैसी होती है। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ध्यान से एकदम मतलब पूरा दिमाग में डाल लीजिए। क्लियर, ठीक है जी। हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात कर रहे हैं, या हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। तो इससे पहले हम एक चीज़ और करने जा रहे हैं, वो क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल जो स्टेट है, ठीक है जी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, √2kT/m, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी उसकी वैल्यू क्या है, √8kT/m, और रूट मीन स्क्वायर की क्या है, 3kT/m, ठीक है जी। और जो √2 की वैल्यू क्या है, 1/1.41, ठीक है। और √8 की वैल्यू क्या है, √8/π की वैल्यू क्या है, 1.59 और 1.73। और अगर हम इन तीनों की रेशो देखें, तो वो हमारे पास क्या आती है, रेशो क्या आती है तीनों की, ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर, इनकी वैल्यू है 1.41, 1.59, 1.73, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर है वो ज़्यादा है, ठीक है, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। क्लियर, ठीक है। इससे जो ये वैल्यू है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा इन तीनों में से कौन सी जो हमारे पास बड़ी है, या इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। और अब मैं बात करने जा रही हूँ कि हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है, ठीक है जी, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है, इसमें हमारे पास जो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ की बात की है ना जी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ की बात की है, तो उसके ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन मतलब जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी आ रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो हमारे पास आ रही है, वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, वो कैसी आ रही है, देखिए मैंने क्या किया, ये एक हमारे पास एवरेज, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं और ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि कहते हैं कि जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, उसका टेम्परेचर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है जी। तो जो ये वाला ग्राफ है ये है T टेम्परेचर के लिए, ये वाला जो ग्राफ है वो 3T टेम्परेचर के लिए है, और जो ये वाला ग्राफ है वो है 6T टेम्परेचर के लिए है, ठीक है जी। ये वाला ग्राफ जो ऊपर वाला सबसे पीक है, जो बहुत ज़्यादा हाई पीक वाला है, ये वाला ग्राफ है, ये T टेम्परेचर के ऊपर है, और जो इससे नीचे वाला है फ्लैट हो रहा है वो 3T टेम्परेचर पे है, और जो ये वाला ग्राफ है ये क्या है, 6T टेम्परेचर पे है। इट मीन्स कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसका टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखी थी वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, √2kT/m, √2kT/m। तो जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड है, √T मतलब T⁻½ के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो जब हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जैसे T से 3T, 3T से 6T है, तो जैसे जैसे हम देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है ग्राफ में कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ क्या होता जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है, और वेलोसिटी भी क्या है, बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। तो इससे हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है कि जैसे जैसे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। क्लियर, ठीक है जी।
और अब हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है जी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मैं इसमें किस चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ, वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, और किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंस देख रही हूँ। ऊपर वाले ग्राफ में मैंने टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस देखी है वेलोसिटी की, ऊपर वाले ग्राफ में मैंने टेम्परेचर पे डिपेंडेंस देखी है वेलोसिटी की, और इसमें मैं क्या देख रही हूँ, मास के ऊपर देख रही हूँ। किसके ऊपर डिपेंडेंस देख रही हूँ, मास के ऊपर डिपेंडेंस देख रही हूँ। तो मास देखिए, ऑक्सीजन का मास क्या है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, वो तो आपको सभी को पता है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है वो क्या है, हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हमारे पास वैल्यू क्या आती है, जैसे हम एम के ऊपर देखें तो 2 kT/m आती है, ठीक है, 2 kT/m। तो एम की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी, एम की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन का ग्राफ क्या आएगा, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा मतलब उसकी पीक हाई होगी, ठीक है, और जो ये वाला हाइड्रोजन है इसका मास क्या है, कम है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, फ्लैट आएगा। क्लियर। मैंने 2 ग्राफ डिस्कस किए हैं, ठीक है जी, कौन कौन से, वेलोसिटी के ग्राफ ही हैं, वेलोसिटी के ग्राफ ही हैं, और दोनों ग्राफ में हमने अलग अलग डिपेंडेंस देखी है। जैसे ऊपर वाले ग्राफ में हमने किसके ऊपर डिपेंडेंस देखी, टेम्परेचर के ऊपर, और नीचे वाले ग्राफ में हमने किसके ऊपर डिपेंडेंस देखी है, मास के ऊपर डिपेंडेंस देखी है। क्लियर, ठीक है जी। जैसे जैसे ऊपर वाले ग्राफ में हमें क्या कंक्लूजन मिला, जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड वाला ग्राफ है इसमें क्या है, जैसे जैसे मास डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, जैसे जैसे मास डिक्रीज़ होगा वैसे वैसे भी ग्राफ में हमारे पास क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। क्लियर, ठीक है जी। सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जो पेपर में पहले वाले पेपर में आएगा वैसा का वैसा बिल्कुल चेप्पा मार के हमें बिल्कुल कॉपी करके वैसे का वैसे पेपर डाल देंगे, ऐसा नहीं है, हमें कुछ खास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए ये वाला जो ये वाला है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, ये वाली चीज़ भी हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, कहते हैं कि एक्सप्रेशन इन एफडी स्टैटिक्स है, ठीक है जी, एक्सप्रेशन इन एफडी स्टैटिक्स है, क्या है, एक्सप्रेशन इन एफडी स्टैटिक्स है, ठीक है, एक्सप्रेशन इन एफडी स्टैटिक्स है, वो क्या है हमारे पास, कहते कि जो एक्सप्रेशन आ रहा है एफडी स्टैटिक्स में वो क्या आ रहा है, कहते NU/DU इज इक्वल टू, ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन हमें एज इट इज़ ही लर्न करने हैं और एज इट इज़ ही पूछ सकते हैं, एज इट इज़ ही लर्न करने हैं और एज इट इज़ ही पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है, आइए लर्न करते हैं। कैसे, कहते हैं एफडी स्टैटिक्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या डेंसिटी है, ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी है u से लेकर du तक है, तो जो स्टेट्स हैं वो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, GU/e⁴ ठीक है, और बोस आइंस्टाइन में क्या आ जाता है, -1। बस हमें इतना ही लर्न करना है। देखो बाकी तो वैसे का वैसे ही लिखा होगा सारा रिलेशन, बस हमें इन तीनों में कंपैरिजन ही करना है, ठीक है। हाँ कुछ गलत भी दे सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि बिल्कुल वैसे का वैसे देगा, बट हमें लर्न करना है। देखिए ये मैंने सीधा लिखा है, आपको NI/GI भी पूछ सकते हैं या NU/GU की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, तो वो सीधा ऊपर GU की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/e⁴u/u/kT+1, ठीक है जी। क्लियर, ठीक है। तो NU/DU क्या आ जाएगा हमारे पास, एफडी स्टैटिक्स के लिए क्या है, GU/e⁴u/kT+1, और बी स्टैटिक्स के लिए क्या है, -1 है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के लिए कुछ भी वेक्टर नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, ठीक है, ना तो +1 है ना ही -1 है। क्लियर, ठीक है, ये लर्न रहेगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको सीधा का सीधा आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा, इसको 2-3 बार लिख के भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ, मैंने ये नहीं बोला कि सीधे ऐसे भी पूछ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी आपको इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं। क्लियर,
ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं अब मैंने ऊपर जब मैंने अजम्पशंस करवाई थी आपको कि पार्टिकल की इंजप्शन मतलब जो हमारे पास एमबी, बीई और एफडी स्टैटिक्स है, इसमें जो पार्टिकल की जो स्टेट्स जो पॉसिबल स्टेट्स बन रही थी, माइक्रो स्टेट्स, वो अलग अलग बन रही थी। ठीक है, और मैंने आपको ये चीज़ भी बोली थी कि जो हमारे पास पार्टिकल का एफडी स्टैटिक्स में जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए एज़ कंपेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, मैंने बोला था ना आपको। तो अभी आपको ये बात क्लियर होगी, देखना कैसे। चलिए बात करते हैं। देखिए आपको तीनों स्टैटिक्स के बारे में नॉलेज ही तो है ही, ठीक है। और अब हमने क्या करनी है, पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कौन कौन से पार्टिकल ले रहे हैं और कितने सेल ले रहे हैं। देखिए हम क्या ले रहे हैं, 2 पार्टिकल ले रहे हैं और 3 सेल्स ले रहे हैं। ठीक है, 2 पार्टिकल्स ले रहे हैं और 3 सेल्स ले रहे हैं। तो एमबी स्टैटिक्स में आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी आपके पास, क्योंकि इसमें एमबी स्टैटिक्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, तो क्या, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इनके ऊपर कोई अप्लाई नहीं होता। तो किसी भी सेल में कितने 2 और 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स जा सकते हैं। ठीक है जी, 2 पार्टिकल्स हैं और 3 सेल्स हैं, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, ए बी 0, ठीक है, 0 AB 0 0 0 AB, AB 0 BA 0 0 AB, A 0 B B 0 A 0 B है। तो टोटल ये 6 हो गई और ये 3, तो हमारे पास टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी होगी, 9 माइक्रोस्टेट्स होगी फॉर एमबी स्टैटिक्स। ठीक है, और अभी यही सेम सिचुएशन हम बोस-आइंस्टाइन में डिस्कस करते हैं। बोस-आइंस्टाइन में क्या है, हमारे पास पार्टिकल्स क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। एमबी स्टैटिक्स में क्या थे, पार्टिकल्स क्या थे, डिस्टिंग्विशेबल थे। बी स्टैटिक्स में क्या है, पार्टिकल क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो कौन कौन सी स्टेट्स बनेंगी आपके पास, देखो बट बी स्टैटिक्स में हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, इसमें एक सेल में 2 पार्टिकल जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आएंगे, ए 0 मतलब दोनों पार्टिकल्स एक में। ठीक है, फिर 0 0, ठीक है, 0 A 0 0 0 A, ठीक है, फिर 0 A 0 A 0 0 0 0 A। तो टोटल हमारे पास 3 ये हमारे पास टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी बनेंगी, 6 माइक्रोस्टेट्स बन गई। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एफडी स्टैटिक्स। एफडी स्टैटिक्स में क्या है, अब हमारे पास 2 रिस्ट्रिक्शंस है। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस है कि एक तो हमारे पास पार्टिकल्स क्या होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, इनके ऊपर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा। मीन्स 2 पार्टिकल्स एक सेल में नहीं जा सकते, 2 पार्टिकल्स एक सेल में नहीं जा सकते। ठीक है, तो कितनी सीट्स क्या, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, ए 0 0 A 0 0। तो हमारे पास टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी आएंगी, 3 माइक्रोस्टेट्स आएंगी। क्लियर, देखिए जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं हमारे पास, वैसे वैसे माइक्रोस्टेट्स भी क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। क्लियर, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए एक और केस डिस्कस करते हैं। क्या है, 4 पार्टिकल्स इन 2 सेल्स। 4 पार्टिकल्स इन 2 सेल्स, इसको आपने खुद करना है। कैसे, देखिए आपको बनाना आता है। देखिए हम एमबी स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स कौन कौन सी हैं आपके पास, कौन कौन सी हैं, 4 0। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आएगी, ABCD 0 3 1, उसके लिए ये आएंगी, आप कर सकते हो खुद, 2 2 आएगी, 1 3 0 4। और इसके लिए टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी हैं हमारे पास, 16 माइक्रोस्टेट्स आ रही हैं। क्लियर, ठीक है जी, और इसमें हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी स्टैटिक्स। बी स्टैटिक्स में पार्टिकल्स क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। बी स्टैटिक्स में पार्टिकल्स क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, बट इनके ऊपर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी आएंगी, 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4। और इसके लिए क्या आएंगी, हमारे पास टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी आ रही है, 5 माइक्रोस्टेट्स आ रही हैं। कितनी माइक्रोस्टेट्स आ रही हैं, 5 माइक्रोस्टेट्स आ रही हैं। ठीक है जी, और अब हमारे पास है एफडी। देखो एफडी के लिए देखिए क्या बनेगा, हमारे पास क्या है, कितने पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं। और कंपार्टमेंट्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, मान लीजिए हमने, क्योंकि वो एफडी स्टैटिक्स में क्या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है।
ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक सेल में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं रह सकता। अगर मान लो एक पार्टिकल रख दिया, मान लो हमने ए रख दिया, ठीक है, पर बाकी तो 3 रह गए, तो बी सी डी 3 इकट्ठे दूसरे कंपार्टमेंट में कैसे जाएंगे? ये तो एफडी स्टैटिक्स को फॉलो ही नहीं करते, उसके जो असम्पशंस हमने ली थी उसको तो फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए फिर इसमें इट मीन्स एफडी स्टैटिक्स में इसके लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा, कोई भी माइक्रोस्टेट नहीं आएगी, ठीक है। तो तभी हम कहते हैं कि एफडी स्टैटिक्स के लिए हमारे पास जो जीआई है वो बड़ा होना चाहिए एनआई से, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। मीन्स इसको रहने के लिए कुछ ज़्यादा ही जगह चाहिए, ठीक है। इसको रहने के लिए इसको बंगलो चाहिए, एक छोटे से घर में नहीं रह सकता, ठीक है। क्लियर है? ठीक है जी। अब आपको क्लियर हो गया कि मैंने ऑक्यूपेशन इंडेक्स की बात की थी, तो उसमें मैंने बात की थी कि एफडी स्टैटिक्स के लिए स्ट्रिक्टली नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। क्लियर? ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइज़ ऑफ फेस स्पेस सेल। ये बहुत ही मैंने ना ये यहाँ किसी पेपर में किसी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी स्टेट में, ठीक है। कहते हैं जो फेस स्पेस सेल का साइज़ है वो कौन सी चीज़ है वो डिटरमाइन करती है, ठीक है। फेस स्पेस सेल का जो साइज़ है वो कौन सा किसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है? तो हम बोलते हैं कि क्वांटम स्टैटिक्स में मीन्स बीई स्टैटिक्स और एफडी स्टैटिक्स में जो हमारे पास फेस स्पेस सेल है उसका जो साइज़ है वो एच क्यूब से छोटा ही होना, उससे छोटा नहीं ले सकते, कम से कम उतना तो हमें लेना ही है, ठीक है। कांट बी लेस देन एच क्यूब, कांट बी लेस देन एच क्यूब, एच क्यूब से छोटा नहीं होना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये हमारे पास अकॉर्डिंग है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। आप बोलोगे कि ये कैसे? देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बोलते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच मीन्स, ठीक है। और एच क्या है हमारे पास? प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा, जैसे हम मोमेंटम स्पेस फेस स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फेस स्पेस में हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 3 एक्स वाई जेड, ठीक है, और 3 मोमेंटम के पी एक्स वाई पी जेड। और अगर हम एक्स जैसे एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या है? एच, ठीक है। मैक्सिमम ज़्यादा कितनी भी ले सकते हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं तो कम से कम तो इक्वल टू का साइन है, कम से कम एच के इक्वल तो होना ही चाहिए, ठीक है। और एक्स और पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच, ठीक है। वैसे ही डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी क्या होगी? एच। और डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी जेड की बात करेंगे तो वो भी क्या होगी? एच। तो तीनों को 3 एच आ गए, तीनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एच क्यूब। तो फेस स्पेस सेल का जो साइज़ है वो एच क्यूब के इक्वल तो हो ही सकता है, जैसे हम बीई स्टैटिक्स में बात करते हैं, ठीक है। बट हमारे पास इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वांटम स्टैटिक्स में हमारे पास जो फेस स्पेस सेल का साइज़ है वो एच से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एच क्यूब से या एच क्यूब से कम नहीं होना चाहिए, कांट बी लेस देन एच क्यूब, ठीक है। और ये किसके फेस स्पेस सेल का जो साइज़ है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और प्लैंक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग है। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एफडी फर्मी ड्रैग की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गैस के लिए। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, कुछ गंदा सा है, ठीक है, इसको लर्न तो करना ही पड़ेगा। एफडी स्टैटिक्स फॉर इलेक्ट्रॉन गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये है हमारे पास एन यू डी यू इज़ इक्वल टू 802 पाई वी एम पावर 3/2 एच क्यूब इंटू अंडर यू बाई ई रेज़ टू पावर यू माइनस यू एफ बाई के टी प्लस 1 इंटू डी यू, ठीक है जी। तो कुछ ऐसा लर्न करने पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, ठीक है जी। फर्मी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी ऐसी आती है, इसका फॉर्मूला यू एफ का फॉर्मूला मीन्स फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? h²/2m 3/8 पाई रेज़ टू पावर 2/3 एंड बाई वी रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? कहते हैं जो फर्मी एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n/v। n/v के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है, वॉल्यूम के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही। देखिए
सीधा जो फर्मी एनर्जी है वो सीधा वॉल्यूम के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, N/V नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट है, कहते हैं एफडी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास एफडी डिस्ट्रीब्यूशन इन फर्मी एनर्जी में क्या ऐसे वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 3/2 NU F⁻⁻³ U पावर 1/2 नीचे ये वाला फैक्टर इंटू DU। तो अब हम बात कर रहे हैं मीन एनर्जी की। मीन एनर्जी, जो मीन एनर्जी होती है वो फर्मी एनर्जी का 3/5 पार्ट होता है। ठीक है, 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 से। मीन एनर्जी फर्मी एनर्जी से कितना फैक्टर होता है, 3/5 फैक्टर होता है। क्लियर? ठीक है जी। और एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं एट 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, तो वो क्या आती है, एवरेज स्पीड क्या है, फर्मी एनर्जी का क्या है, 3/4 पार्ट है। क्लियर? ठीक है जी। कहते अब ये था, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये वाले दो हमारे पास है कि जो फर्मी एनर्जी और मीन एनर्जी में क्या है रिलेशन, ठीक है, और एवरेज स्पीड और जो फर्मी एनर्जी है उसमें क्या हमारे पास है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब हम बात करें ऑक्यूपेशन इंडेक्स की। ठीक है, ये एक ऑक्यूपेशन इंडेक्स की तो हमने बात कर ही ली, एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, देखिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा वाला रिज़ल्ट है। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट क्या है, कहते क्लासिकल स्टैटिक्स और क्वांटम स्टैटिक्स। कहते क्वांटम स्टैटिक्स कब जाके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स या क्लासिकल स्टैटिक्स में चेंज होती है। कब चेंज होती है क्वांटम स्टैटिक्स क्लासिकल स्टैटिक्स में, कब चेंज होती है, फॉर लो ऑक्यूपेशन इंडेक्स। मीन्स जब हमारे पास Ni/Gi की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, <1 होगी, कम होगी, तब हमारे पास जो क्वांटम स्टैटिक्स है वो किस में चेंज होगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स या क्लासिकल स्टैटिक्स में चेंज होगी। क्लियर? ठीक है जी। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे, ठीक है, कल हमारे पास कुछ लॉज हैं वो रह गए हैं। ठीक है, और इसके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, कम से कम 30 क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।